आज हम यूनिट 3 में कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्ट 4 करेंगे। इसमें सबसे पहले हम करेंगे स्कंदन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो कोलाइडल विलयन है, हमने देखा था कि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर आवेश होता है और ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, इसलिए पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर हम इसके अंदर किसी भी तरह से इन पार्टिकल्स के आवेश को ख़त्म कर दें तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बैठ जाएंगे और ये जो नीचे बैठने की क्रिया होती है, जो कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं इनका अपने कोलाइडी विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाना, इस क्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। शॉर्ट में अगर हम आपको परिभाषा देनी हो तो किसी भी कोलाइडी विलयन के अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। अब स्कंदन कितनी प्रकार से हो सकता है ये देखते हैं। सबसे पहले विद्युत कण संचलन के द्वारा। यदि कोलाइडी कणों को विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करवाएं तो ये कण विद्युत के उदासीन हो जाएंगे, क्योंकि अगर जैसे एनोड की तरफ गति करवाओगे तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, नेगेटिव आयन यहाँ पे आके उदासीन हो जाएंगे और जो कैथोड है उस पर पॉजिटिव आयन आके उदासीन हो जाएंगे और इस तरह से इनका चार्ज खत्म होकर ये स्कंदित हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स पे। ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो कोलाइडी विलयन है, हमें पता है नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। अगर दो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयन को मिला दें तो मिलाने से क्या होगा, उनका जो चार्ज है वो नष्ट हो जाएगा और नष्ट होके और ये जो है प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ जाएंगे, तो ये इसका स्कंदन हो जाएगा। उबालकर जब हम मूवमेंट करवाते हैं, जब उबालते हैं तो कणों की जो है उनको ऊर्जा मिलती है और वो बहुत तेज़ी से मूवमेंट करते हैं। जब कण उबालने पे बहुत तेज से मूवमेंट करते हैं तो ये कण आपस में टकराते हैं और टकराने से इनका आवेश नष्ट हो जाता है और ये इनके जो ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्ज होता है, हर पार्टिकल के ऊपर छोटे छोटे जो दूसरे चार्ज पार्टिकल हैं वो अधिशोषित होते हैं। जब टकराते हैं तो ये जो अधिशोषित कण है वे कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर से हट जाते हैं। तो जब ये अधिशोषित कण हट जाएंगे तो पार्टिकल का चार्ज भी हट जाता है और ये जो सारे पार्टिकल्स हैं ये कण संयुक्त होकर आपस में पेंदे में बैठ जाते हैं और उसका स्कंदन हो जाता है। लगातार अपोहन की क्रिया हमने पढ़ी थी कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन है उसमें से उसके विद्युत अपघट्य को अलग करने की क्रिया को हम अपोहन कहते हैं। उसमें हमने क्या किया था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली थी, उसमें कोलाइडल विलयन भरा था और यहाँ पर हमारे पास विलायक था। तो इस मेम्ब्रेन में से क्या था, विद्युत अपघट्य के कण निकल सकते थे, कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं निकल सकते थे क्योंकि अधिचाम है ये। तो विद्युत अपघट्य के कण निकलते जाते हैं ताकि कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाए, जो कोलाइडी सॉल्यूशन है वो स्थायी हो जाए, उसका स्कंदन ना हो। लेकिन अगर हम इसके जो विद्युत अपघट्य के कण हैं बहुत ही ज़्यादा निकाल देंगे तो जो कोलाइड है उनका चार्ज भी खत्म हो जाएगा, यानी कोलाइड बने रहने के लिए थोड़ी मात्रा में उसमें चार्ज होना आवश्यक है, विद्युत अपघट्य होना आवश्यक है। तो और ये दोनों ही चीज़ें हैं। अगर कोलाइड के अंदर विद्युत अपघट्य ज़्यादा मात्रा में होगा तो भी वो स्कंदित हो जाएगा, क्योंकि जो विद्युत अपघट्य के कण हैं वो विपरीत आवेशित कोलाइड के विलयन उस पार्टिकल से मिलकर नीचे बैठ जाएंगे। अगर हम इसका सारा विद्युत अपघट्य निकाल देंगे तो कोलाइडल पार्टिकल्स पे से चार्ज खत्म हो जाएगा तो भी वो नीचे बैठ जाएंगे। यानी अगर हम अपोहन करते हैं जिससे हम विद्युत अपघट्य कोलाइडी विलयन में से निकालते हैं, एक निश्चित मात्रा तक ही करते हैं, थोड़ा चार्ज कोलाइडी विलयन में रहने देते हैं। लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा अपोहन किया तो उसका सारे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो बाहर सॉल्वेंट में आ जाएंगे और जो कोलाइडी विलयन है इसका स्कंदन हो जाएगा और इसके जो सारे कोलाइडी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तो हम लगातार अपोहन से भी जो है स्कंदन कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है स्कंदन के लिए जिसे हम कहते हैं हार्डी-शुल्जे का नियम। इस नियम के अनुसार स्कंदित जो कोलाइडल विलयन है उसका स्कंदन करने के लिए हम इसमें विद्युत अपघट्य डालते हैं। कभी कभी डेलिब्रेटली हमें स्कंदित करना होता है कोलाइडी विलयन को और कभी कभी हमें उसे स्कंदन से बचाना होता है। तो अगर हमें किसी भी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करना है तो आयन की संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्कंदन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अगर हम देखें, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आर्सेनिक सॉल है, ये ऋणावेशित सॉल है, इसके स्कंदन के लिए जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जब इसके साथ मिल जाएगा आर्सेनिक के मॉलिक्यूल्स के साथ तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा और ये प्रेसिपिटेट होकर स्कंदित होकर नीचे बैठ जाएगा।
तो अगर हम इसमें डालते हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हम चार्ज देखेंगे केवल पॉजिटिव आयन का, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है। इसको स्कंदित करने के लिए हमें कौन से आयंस की जरूरत होगी? पॉजिटिव। तो इसमें है Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम क्लोराइड में Mg पॉजिटिव, एल्यूमिनियम क्लोराइड में Al3 पॉजिटिव। तो हार्डी-शुल्जे के नियम से, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज सबसे ज़्यादा है, तो इसकी स्कंदित करने की पावर सबसे ज़्यादा होगी, और सोडियम पे +1 है तो इसकी स्कंदित करने की पावर सबसे कम होगी। इसी तरह से अगर हम फेरिक जल योजित फेरिक ऑक्साइड का सॉल्ट लेते हैं, तो ये धनावेशित सॉल्ट है। तो धनावेशित सॉल्ट को जो है प्रेसिपिटेट करने के लिए हमें ऋण आयनों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यहाँ से हम केवल किनको कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। इसमें धनावेशित सॉल्ट है तो नेगेटिव आयंस को कंसीडर करेंगे। क्लोराइड, इसमें सल्फेट आयन इसको स्कंदित करेंगे, इसमें फॉस्फेट आयन, और यहाँ पे फेरोसाइनेट आयन जो है इसको फेरोसाइनाइड आयन जो है इसको स्कंदित करेंगे। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा जो चार्ज है वो फेरोसाइनाइड पे है, तो इसका मतलब ये आयन की इस सॉल्ट को स्कंदित करने की पावर सबसे ज़्यादा है, फॉस्फेट की उससे कम, सल्फेट की उससे कम, और क्लोराइड की उससे कम। इसके बाद है रक्षी कोलाइड या रक्षण। कोलाइडों को बचाने के लिए हमने कहा था कि जो द्रव विरोधी कोलाइड्स हैं उनकी जो स्थायित्व है वो कम है, जबकि द्रव स्नेही क्लोराइड का स्थायित्व कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो द्रव विरोधी कोलाइड्स का जो है प्रेसिपिटेशन या स्कंदन होने की जो है वो अधिक संभावना होती है, तो उनको स्टेबल करने के लिए द्रव विरोधी कोलाइड को उसमें थोड़ी बहुत जो है द्रव स्नेही कोलाइड की मात्रा मिला दी जाती है, और इसको हम रक्षण कार्य कहते हैं। ये किस प्रकार से रक्षित करता है कोलाइड को, हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये जो पार्ट है अंदर का, ये है द्रव विरोधी कोलाइड। और द्रव विरोधी कोलाइड इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पास परिक्षेपण माध्यम है या जल वगैरह है उससे इसकी कुछ खास बॉन्डिंग होती नहीं है। अब अगर हम इस पे द्रव स्नेही क्लोराइड थोड़ी सी मात्रा में डालेंगे तो जो द्रव स्नेही कोलाइड है इसको चारों तरफ से क्या करेगा? घेर लेगा। अब चूंकि इसकी प्रेसिपिटेशन की पावर कम होती है तो अब ये इसको स्थायित्व प्रदान कर देगा। तो यही प्रक्रिया क्या है? रक्षण की प्रक्रिया है किसी भी कोलाइडी विलयन की। किसी भी पदार्थ को जो द्रव, हमने कहा कि कोलाइड को स्टेबल करने के लिए द्रव विरोधी कोलाइड में थोड़ा सा हम द्रव स्नेही कोलाइड डालते हैं। तो यहाँ पर हमने जो द्रव स्नेही कोलाइड की मात्रा होती है वो सबकी अलग अलग, कई प्रकार के द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, जैसे कि हम स्टार्च है, जिलेटिन है, जो है एग एल्बुमिन है, ये सारे जो है द्रव स्नेही कोलाइड हैं। इनको हम द्रव विरोधी कोलाइड की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऐड करते हैं। तो जैसे हम हर एक चीज़ की पावर देखते हैं कि कौन से वाला ज़्यादा अच्छा है द्रव स्नेही कोलाइड, किसको कौन से द्रव स्नेही कोलाइड को ऐड करने पे हमें सबसे ज़्यादा रक्षण मिलेगा कोलाइड का, तो इसको जानने के लिए हमने एक स्केल बनाया है जिसे हम कहते हैं स्वर्ण संख्या या स्वर्ण पद कहते हैं, स्वर्णांक कहते हैं। तो स्वर्णांक की डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए, हमने क्या किया है, एक तो 10 ml मानक गोल्ड का सोल लिया है, 10 ml क्या लिया है? गोल्ड का सोल लिया है 10 ml, और उसमें अगर हम 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे, ये गोल्ड सोल है और ये क्या है? विद्युत अपघट्य। अगर आप सोचो गोल्ड सोल में हम NaCl मिला देंगे तो विद्युत अपघट्य मिलाने पे हमने कहा था कि स्कंदन हो जाता है, ठीक है। तो 10 ml गोल्ड सोल में 10% सोडियम क्लोराइड का 1 ml मिलाना है। 10 ml गोल्ड सोल में 1 ml सोडियम क्लोराइड मिलाना है, कितने परसेंट? 10%। तो इसका स्कंदन होगा। इस स्कंदन को रोकने के लिए किसी भी पदार्थ के जितने मिलीग्राम की मात्रा डाली जाती है वह उस पदार्थ की गोल्ड संख्या कहलाती है। अगर ग्रामों की जितने, उस पदार्थ के जितने ग्रामों की संख्या डाली जाती है, तो अब अगर मिलीग्रामों की संख्या, अगर किसी भी पदार्थ के कम मिलीग्राम डालने से ही उसका स्कंदन रुक जाता है गोल्ड का, तो इसका मतलब वो रक्षी कोलाइड ज़्यादा अच्छा है। यानी जितना गोल्ड नंबर कम होगा उतना ही प्रभावशाली वो रक्षी कोलाइड होगा।
तो यहाँ से डेफिनेशन हम फिर से देख लेते हैं कि किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्रामों में वह संख्या है जो 10 ml मानक गोल्ड में 10% सोडियम क्लोराइड के 1 ml की विलयन मात्रा मिलाने पर उसके अवक्षेपण को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। तो अब अगर हम देखें टेबल कि जो जिलेटिन है उसका गोल्ड नंबर है 0.005 से 0.01, यानी जिलेटिन के इतने मिलीग्राम मिलाने से ही 10 ml गोल्ड का स्कंदन रुक जाता है NaCl से। लेकिन अगर हम हीमोग्लोबिन लेंगे तो हमें उसके 0.07 से 0.03 से 0.07 मिलीग्राम मिलाने पड़ेंगे। उस स्कंदन को रोकने के लिए आलू का जो स्टार्च होता है उसके 20 मिलीग्राम से 25 मिलीग्राम डालने पड़ेंगे। इसका मतलब जिलेटिन, जहाँ पे हमने जिलेटिन के 0.005 मिलीग्राम मिलाए थे, 10 ml सोल्को के प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए आलू के हमें कितने मिलाने पड़ते हैं? 20 मिलीग्राम। तो हमारे पास बेटर जो प्रोटेक्टिव क्लोराइड है या रक्षीय क्लोराइड है वो जिलेटिन है, क्योंकि उसकी थोड़ी मात्रा मिलाने से ही गोल्ड का जो प्रेसिपिटेशन है वो रुक जाता है। इसी तरह से डेक्स्ट्रीन, देखिए डेक्स्ट्रीन अगर और सोडियम ऑलिएट को हम कंपेयर करेंगे तो इनमें से जो है सोडियम ओलिएट के तो केवल 1 से 5 मिलीग्राम मिलाने पड़ते हैं, जबकि डेक्स्ट्रीन के मिलाने पड़ते हैं 1 to 5 से 15 मिलीग्राम। तो बेटर कौन सा होगा हमारे पास प्रोटेक्टिव कोलाइड? सोडियम ऑलिएट, इन दोनों में से। इसी तरह से अगर हम देखें तो जिलेटिन, हीमोग्लोबिन, एग एल्बुमिन, ये गम अरेबिक, ये और ये जो सोडियम ऑलिएट, ये सारे जो हैं अच्छे प्रोटेक्टिव कोलाइड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पायस। पायस भी कोलाइड ही है, लेकिन इसके अंदर परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था दोनों ही द्रव होते हैं। जब हम दो द्रव जो कि एक दूसरे में अविलयशील हैं, एक द्रव की बूंदें दूसरे द्रव में वितरित करते हैं और उनको बहुत तेजी से शेक करते हैं, तो इस तरह से जो है हमें मिलता है द्रव से द्रव का कोलाइडी विलयन, जिसको हम कहते हैं पायस या इमल्शन। पायस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी तेल है, तेल के अंदर थोड़ी बहुत पानी की बूंदें मिला दें तो वो छोटी पानी की बूंदें जो है हमें चारों तरफ दिखाई देती हैं, तो इसको हम इमल्शन ही कहते हैं। ये जो हम क्रीम्स यूज़ करते हैं, दूध है हमारे पास, ये सब चीज़ें जो है इमल्शन के ही एग्जाम्पल हैं, पायस के ही एग्जाम्पल हैं। पायस दो प्रकार के होते हैं। पहला है जल में तेल का पायस। इसके अंदर जो माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम, वो तो है जल, और जो परिक्षिप्त अवस्था है वो है तेल, यानी जल में तेल की बूंदों का वितरण है। इसका एग्जाम्पल है दूध, वेनिशिंग क्रीम। ये जो दूध है, हम देखते हैं कि दूध में मेन जो है वो वाटर है। जब हम कभी दूध का पनीर बनाते हैं तो देखते हैं कि जो उसका सॉलिड पार्ट है वो तो बहुत कम होता है, ज़्यादातर पार्ट क्या होता है? पानी वाला ही होता है। तो दूध में जो है जो परिक्षेपण माध्यम है वो तो है जल, और परिक्षिप्त अवस्था हमारे पास है फैट के पार्टिकल्स, प्रोटीन के पार्टिकल्स, तो ये भी जो है इमल्शन है। इसी तरह से तेल में जल का पायस, इसमें परिक्षेपण माध्यम जो है वो तेल है और परिक्षिप्त अवस्था जल की बूंदें हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि तेल के अंदर जब थोड़े बहुत जल की मात्रा डल जाती है, उसको शेक करते हैं तो ये तेल की बूंदें ऐसे दूर दूर हमें दिखाई देंगी। तो ये तेल में जल का पायस है और ये जल में तेल का पायस है। इसी तरह से जल में भी अगर आप थोड़ा सा तेल डाल के उसको अच्छे से शेक करोगे तो आपको विजिबल होंगी तेल की बूंदें जल के अंदर, क्योंकि दोनों अविलयशील होते हैं। इसके बाद है पायस बनाने की विधि। पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। इसमें पायस बनाने के लिए एक द्रव की थोड़ी मात्रा को दूसरे द्रव की अधिक मात्रा में मिश्रित करके मिश्रण को कोलाइडी चक्की में से गुजारा जाता है। सामान्यतः पायस अस्थायी होते हैं तथा कुछ देर बाद वितरित प्रवस्था की बूंदें इकट्ठे होकर एक अलग सतह बना लेती हैं। वो हमने देखा है कि अगर हम तेल पानी में डालेंगे तो थोड़ी देर बाद वो तेल जो है पानी के ऊपर एक लेयर बन जाएगी और उसको फिर से हिलाएंगे तो वो वापस जो है उसका इमल्शन बन जाएगा। इसको स्थायी पायस बनाने के लिए हम इसमें पायसी कारक पदार्थ डालते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि स्कंदन होने से बचने के लिए हम डालते थे पदार्थ रक्षी कोलाइड्स, जिन्हें कहते हैं जैसे प्रोटीन, गोंद, जिलेटिन, साबुन, अपमार्जक, एगार आदि पायसी कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब है पायसी कारक का कार्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पायसी कारक पदार्थ एक द्रव की तुलना में दूसरे द्रव में अधिक विलयशील होते हैं। जिस द्रव में वह कम विलयशील होते हैं वह द्रव की बूंदों के चारों ओर एक सुरक्षित कवच बना लेता है, जिससे वे एक
दूसरे के साथ मिलकर द्रव की सतह के रूप में पृथक नहीं हो पाते। जैसे उदासीन साबुन जैतून के तेल की तुलना में जल में अधिक विलय होता है, इसलिए वह तेल की बूंदों के चारों ओर सुरक्षा कवच बना लेता है। ये देखिए, ये तेल है हमारे पास, ये पाइसी कारक है। तो ये जो पाइसी कारक है इसने क्या किया है, तेल के चारों तरफ जो है एक वो जल के जो है चारों तरफ एक कवच बना लिया है। इस तरह से बनाने से क्या होगा कि ये बस आपस में कभी भी जो जल के पार्टिकल मिलके हैं अलग सतह नहीं बना सकते हैं। पाइसी कारक पदार्थ दोनों द्रवों में तो अविलय होता है, लेकिन वह किसी एक द्रव द्वारा अधिक आर्द्र रहता है। जैसे ये काजल के कण हैं। काजल के कण जल की तुलना में केरोसिन ऑयल से अधिक आर्द्र रहते हैं, अतः इसे तेल में जल पायस बनाने के लिए पाइसी कारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से आते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कंदन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। फिर स्कंदन की विधियों पे एक प्रश्न आ सकता है। हार्डी-शुल्जे का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% इसमें से एक क्वेश्चन, 95% तक एक क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आता ही है कि हार्डी-शुल्जे का नियम बताइए। और कभी ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर सॉल्व देके कि इसमें इन आयनों में से कौन सा इस सॉल्व को जो है अधिक स्कंदित करने की क्षमता रखता है। इसी तरह से रक्षी कोलाइड पे भी आता है क्वेश्चन कि रक्षी कोलाइड किसे कहते हैं। गोल्ड नंबर की भी परिभाषा पूछी जाती है, गोल्ड नंबर को परिभाषित कीजिए। फिर है पायस किसे कहते हैं, पायस कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार पायसीकरण जो है पायस बनाने की विधि क्या है, या पायसीकरण के जो है कार्य क्या हैं। तो इस तरह से जो है इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे।